हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सर्वेश यादव, बॉटनी फैकल्टी टीम CLC। तो बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी यूनिट है अपने आप में और एक लार्ज यूनिट है। 11th क्लास का टॉपिक है। 11th NCERT में सेल बायोलॉजी में आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और जो अगला चैप्टर है वो है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो दोनों का अगर कंबाइन बात करें सेल बायोलॉजी में तो एक अच्छा यूनिट है ये, जिससे नीट में बेटा काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो लगभग इसमें आपके 6 to 8 क्वेश्चन नीट में इजीली मिलते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है सेल बायोलॉजी। हर एक यूनिट से इसका कोरिलेशन है बेटा, क्योंकि आप जानते हो सेल जो है बेसिक यूनिट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये सारी बातें अपन इसमें कवर करेंगे बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ओरिएंटेड स्टेटमेंट, क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेल बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। एंड ये भी बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ओके, जिसमें अपन सेल की स्टडी करते हैं, जिसमें सेल के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अपन कवर करते हैं। सो वी कैन से दैट सेल बायोलॉजी डील्स विद the study of all aspects of cell like cell structure, function, its reproduction, evolution, etc. तो सेल बायोलॉजी में बेटा अपन सारी चीजें कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, function of cell, how cell reproduce and the evolution of cell, okay? तो सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे बेटा। जैसे अपन बात करें, आपको पता है बिल्कुल जीरो से बात कर रहे हैं अपन बायोलॉजी। बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं वेरी सिंपल, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग्स, वी कैन से दैट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बट इन द ब्रॉड व्यू biology deals with the study of the all aspects of living organism like its structure, function, interaction with its environment. All aspects are included under the branch biology, okay? तो biology is the study of living organism. अब बात करते हैं बेटा जो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। आप ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग थिंग, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन अपन ऐसे करेंगे बेटा, सिंपल है बिल्कुल समझना। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? इट इज ए स्ट्रक्चर दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैपेबल टू परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर से समझे, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? It has independent existence and capable to perform all essential functions of life। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। एंड these essential functions are like growth, reproduction, metabolism, interaction, respiration, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। तो ये बेटा क्या है? वो एसेंशियल फंक्शंस हैं जिनकी वजह से जो लिविंग थिंग है या स्ट्रक्चर को एक लाइफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तब बोलेंगे कि उसमें क्या है? लाइफ है, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
So living organism has independent existence and capable to perform all essential function of the life. तो अपन उसको बोलेंगे organism. There are two types of organism, unicellular organism and multicellular organism. If organism is composed of a single cell, that is called unicellular organism, and if organism composed of many cells, that is called multicellular organism. Or in another word, we can say that if a single cell has independent existence and capable to perform all essential functions of life, that is called unicellular organism. Like example, bacteria, or we can say that the examples of unicellular organism, the members of kingdom Monera and प्रोटिस्टा. ओके बेटा, आप जानते हो 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी. तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में जो मेंबर्स हैं, ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कंसिस्ट ओनली ए सिंगल सेल and it is capable to perform all essential function of the life. So they are called the unicellular organism. Like in Monera, bacteria, archaebacteria, cyanobacteria, mycoplasma. In Protista, many examples occurs in Protista like Euglena, Protozoa, diatoms, dinoflagellates. These are the unicellular organism and included under the kingdom Protista. Bacteria, archaebacteria, mycoplasma included under kingdom Monera. And multicellular organism like us, plant kingdom, animalia kingdom, fungi kingdom includes multicellular organism. So finally the conclusion is that all organisms are composed of cells and product of cells. बिल्कुल बेसिकली बात कर रहा हूँ बेटा, अपन ने फाइनली बात की है ऑर्गेनिज्म जो है किसका बना होगा, सेल का. सो वी कैन से दैट सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज cell, or we can say that cell is the fundamental structural and functional unit of all organism. अभी बातें करेंगे सेल थ्योरी पे आएंगे. ओके, तो व्हाट इज सेल. अब समझे बेटा सेल क्या है. अपन इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ मैं बात करूँ सेल जो है स्ट्रक्चर, व्हाट इज सेल. तो समझे इसको. सेल देखो बेटा, सेल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर. सेल इज ए स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane, that is called cell membrane. That is called cell membrane that surround a specific environment, and in this environment this is cytoplasm. Many metabolic activities occurs in cytoplasm that is surrounded by cell membrane. So these specific metabolic activities provide specific functions to the cell, and they also provide a specific biochemical composition and many other characters. So we can say that cell is a structure that is surrounded by the cell membrane, and this cell membrane is a specific layer that differentiates the internal environment of cell from external environment. Very, very important. Cell membrane is selectively permeable, as we know, and also discuss and further units. Cell membrane is the selectively permeable membrane, जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करती है बेटा, डिफ्रेंशिएट करती है. तभी इसके अंदर का जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो इजीली परफॉर्म होती हैं. विदाउट सेल मेम्ब्रेन नो वन सेल कैन एग्जिस्ट. अगर सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो बेटा सेल ही नहीं है, याद रखना. सो सेल मेम्ब्रेन इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Without cell membrane, cell can't be existed. ओके, गॉट इट. तो ये बात कर ली अपन ने सेल की. अब देखो सेल बायोलॉजी में आपको बिल्कुल जीरो से बात करनी पड़ेगी कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल टर्म जो है उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है, कि ये बेसिक यूनिट क्यों है, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी. जो आपका सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी, इनमें अपन कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि सेल की हिस्ट्री क्या है, टर्म किसने दी सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल.
बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आपकी हर एक यूनिट से ये कनेक्ट होता है। जितना आप समझ गए बेटा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। अब इसकी बातें सारी कवर करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल। तो यहाँ सबसे पहले अपन जो साइंटिस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉबर्ट हुक। इन 1665। ओके, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक पे थोड़ा फोकस करते हैं, डिस्कवरी वगैरह की बात करते हैं। तो अपन बात करें बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वी कैन से दैट सेल डिस्कवर्ड बाय Robert Hooke in 1665 and cell term also given by Robert Hooke. Cell termed by Robert Hooke। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बात करते हैं अपन। रॉबर्ट हुक बेटा एक स्पेक्ट मेकर था, जो बोलते हैं चश्मे बनाने का काम करता था, उसको लेंस वगैरह की नॉलेज थी। तो रॉबर्ट हुक जो है वो स्पेक्ट मेकर था जो चश्मे बनाता था, जिसको लेंस वगैरह की नॉलेज थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। ठीक है, माइक्रोस्कोप। और आप जानते हो बेटा माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, जैसे माइन्यूट जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, दैट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर उसने क्या किया, कॉर्क जानते हो बेटा डेड पार्ट होता है प्लांट का, वुड बोल दो, कॉर्क जो डेड पार्ट है। उसने कॉर्क की एक थिन स्लाइस ली, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, बिल्कुल पतली सी एक स्लाइस उसने कट की और उसने उस थिन स्लाइस की स्टडी की अंडर माइक्रोस्कोप। और ऑब्वियसली दैट इज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड he observed it under microscope and that microscope was self-made, that is constructed by the Robert Hooke। तो माइक्रोस्कोप में जैसे थिन स्लाइस को उसने ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दी। कैसे स्ट्रक्चर, अभी बात करते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप इसने जो स्ट्रक्चर देखी और उसने क्या क्या स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। समझे बेटा? तो अंडर माइक्रोस्कोप जो स्ट्रक्चर दिखाई दी वो थी बेटा आपकी ऐसी स्ट्रक्चर। द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ही ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप एंड by this observation he called them cellula। समझे बेटा? यहाँ पर देखो सेलुला, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको दैट इज ए कंपार्टमेंट, और सेलुला का मीनिंग होता है होलो स्पेस। दिस होलो स्पेस, उसको नाम दिया इसने सेलुला, और सेलुला से टर्म आ गई बेटा सेल। सो वी कैन से दैट सेल term given by the Robert Hooke and discovery of cell credit goes to the Robert Hooke। So that hollow compartment is called cellula, means cell। ओके, यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। सो अपन बोल सकते हैं जो कॉर्क है वो किसका बना है बेटा? सेल्स का बना है। इसमें क्या है, अलग अलग सेल्स है, कंपार्टमेंट है छोटे छोटे। ठीक है, फिर बाद में पता लगा आफ्टर मैनी ईयर्स दीज कंपार्टमेंट्स surrounded by a specific layer that was today known as cell wall। और आप बेटा जानते हो जो डेड सेल होती है उसमें सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है, बाकी मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सेल वॉल है और जो सराउंड करती है, तो अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, सेल, बट दैट इज द डेड सेल। ओके, दैट लैक्स साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन। सो वी कैन से दैट डिस्कवरी ऑफ सेल बाय द रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने बेटा जो भी स्टडी की इससे रिलेटेड उसको एक बुक में पब्लिश किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बुक, और बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया।
पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो इस माइक्रोग्राफ या बुक में उसने अपनी जो भी स्टडी थी उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर से सुन लो बेटा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको क्वेश्चन पे अटैक करना है। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल टर्म्ड बाय रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन आए डेड सेल डिस्कवर्ड बाय, तो अभी आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट हुक। सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय, आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट हुक। ओके, जिसने सेल वॉल को सबसे पहले देखा तो डिस्कवरी का क्रेडिट इसको दिया, रॉबर्ट हुक का। तो ये बात होगी आपकी किसकी, रॉबर्ट हुक की। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रॉबर्ट हुक को अपन फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसने सेल को डिस्कवर किया। बट इट इज द डेड सेल, नॉट लिविंग सेल। फिर उसके बाद में आते हैं बेटा, अगला साइंटिस्ट जो है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी क्या किया बेटा, माइक्रोस्कोप डिजाइन किया खुद का, और जो माइक्रोस्कोप था उससे उसने स्टडी की। स्टडी किस पे बता देते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं, स्टडी ऑन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, RBC. That is the living study of these cells, bacteria, protozoa, sperm, RBC. So the discovery of living cells, very very important. Living cells discovered by, आंसर क्या जाएगा बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बिल्कुल क्लियर कट है बेटा क्वेश्चन आंसर। लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये थोड़ी आपकी हिस्ट्री थी, सेल की बात हो गई। अब उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा, हर चीज़ को। अभी तो बेसिक बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं अभी सेल बायोलॉजी के, ओनली जस्ट इंट्रोडक्शन पे। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है बेटा सेल थ्योरी। ओके, जिस पे फोकस करना, उससे 100% क्वेश्चन आता है। तो अपन इसके बाद अपन बात करते हैं सेल थ्योरी की। इंट्रोडक्शन में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको पहले अपन कवर करेंगे, फिर इसको अपन डिटेल में लेंगे। और बेटा नीट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी स्टेटमेंट से, कोई भी बेसिक स्टेटमेंट हो या डिटेल स्टेटमेंट हो, क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट पे अलर्ट रहना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अब चलते हैं किस पे, सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो सेल थ्योरी पे डिस्कस करते हैं अभी। सेल थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेटेंट क्वेश्चन, द सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाई, Sleeden and Swan. These are two scientists, Sleeden and Swan. तो ये पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेटेड किया, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी की बात बाद में करेंगे कि सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं, बट सबसे पहले अपन इन दोनों साइंटिस्ट को अलग अलग स्टडी करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्री से रिलेटेड है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन उन्होंने अपनी स्टडी की। तो इनके स्टेटमेंट क्या थे, फाइनली फिर दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइंटिस्ट की अपन बात करते हैं। तो पहला साइंटिस्ट आपके सामने है, देखो बेटा, स्लीडन, पूरा नाम है इसका मैथियास स्लीडन, एम स्लीडन। और ये बात है बेटा 1838 की। ओके, एम स्लीडन इन 1838। ये था बेटा जर्मन बोटनिस्ट।
जर्मन बोटनिस्ट, जिसने प्लांट पे स्टडी की। ध्यान से सुना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एम स्लीडन वाज द जर्मन बोटनिस्ट स्टडीड ऑन प्लांट। सारे क्वेश्चन है बेटा जो मेंशन कर रहा हूँ, स्टडी किस पे की? प्लांट्स पे। वो प्लांट के टिश्यू वगैरह ऑब्टेन करता और माइक्रोस्कोप में उनकी स्टडी करता। तो उसने प्लांट पे, मैनी प्लांट्स पे स्टडी की, और उसने जो कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, ही कंक्लूड दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये देखो बेटा, ये प्लांट पे स्टडी किया और कंक्लूजन क्या था? प्लांट्स composed of different kinds of cell, those form tissues। ओके, क्या बात की इन्होंने कि जो प्लांट हैं वो किसके बने हैं? सेल्स के, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और सेल मिलके क्या बनाती है बेटा? टिश्यूज बनाती है। सो एम स्लीडन conclude that plants composed of different kinds of cell, those form tissues। केवल ये स्टेटमेंट किसका है? स्लीडन का। इतना याद रखना, अभी स्लीडन का अलग से मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया है। उसके बाद आया आपका थियोडोर स्वान। ठीक है बेटा, तो उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? थियोडोर स्वान की, और ये बात है 1839। थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान वाज a British zoologist। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। वो कौन था बेटा? जर्मन बोटनिस्ट। ही वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इसने अब क्या किया, क्या स्टडी की, इसके स्टेटमेंट क्या है, फिर फाइनली सेल थ्योरी पे आएंगे अपन। तो थियोडोर स्वान ने स्टडी की, स्टडी ऑन एनिमल्स। उसने एनिमल सेल ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्टडी की। उसने देखा जो एनिमल है उनमें भी सेल्स हैं, और जो एनिमल सेल है उसका स्टेटमेंट जो था वो इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल कवर्ड बाई ए थिन लेयर, एनिमल सेल इज कवर्ड बाई ए थिन लेयर दैट इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस थिन लेयर को आजकल क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, correct। Theodore Swan studied on the different types of animals and he concluded that animal cell is covered by a thin layer that is today known as plasma membrane। okay, ये बात हो गई। अगली बात देखो बेटा, इसने थियोडोर स्वान ने प्लांट्स पे भी स्टडी की, ऑल्सो स्टडीड ऑन प्लांट। और उसने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो प्लांट सेल हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वी कैन से दैट ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल बट प्लांट सेल्स consist cell wall, so plant cells consist cell wall। cell wall is the unique character of plant cell। plant cell में cell wall present होती है, एनिमल। ये बेटा मैं बात कर रहा हूँ कब? जब सेल की स्टडी हुई थी। आज तो बहुत कुछ अपन स्टडी कर चुके हैं, बातें करेंगे डिटेल में, लेकिन ये इंट्रोडक्शन की बातें हैं। जब इनिशियली कुछ नहीं पता था तब की बात कर रहे हैं अपन, 1939। तो सेल टर्म आई थी कि भाई सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये बातें इनिशिएट जब हुई थी तब से अपन बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इनको भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो, स्वान ने एनिमल और प्लांट दोनों पे स्टडी की। उन्होंने दोनों पे स्टडी करके एक हाइपोथेसिस डेवलप की, दैट इज कॉल्ड स्वान हाइपोथेसिस। स्वान हाइपोथेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू स्वान हाइपोथेसिस द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स composed of
cells and product of cell. Very, very important. The body of animal and plants composed of cells and product of cell. That is Swan hypothesis. So this statement was given by Swan, and Swan hypothesis is body of animal and plant composed of cells and product of cell. So we can say that these both scientists studied on animals and plant in different time and different area. Sweden related from Germany and Swan related from the ब्रिटेन. तो दोनों ने अलग अलग स्टडी की अलग अलग कंट्री में, फिर दोनों आपस में मिले और इन दोनों ने मिलकर किसका फॉर्मुलेशन किया, सेल थ्योरी का. तो फाइनली देखो बेटा, अब सेल थ्योरी पे आ रहा हूं मैं. तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्लीडन एंड स्वान, एंड अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी all organism are composed of cells and product of cell. That is cell theory. सेल थ्योरीज, ये रहा सेल थ्योरी में पहला स्टेटमेंट बेटा समझना. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cell. That is cell theory. And another statement is cell is the fundamental structural and functional unit of organism. That is cell theory. So cell theory includes, the first statement is all organisms are composed of cells and product of cell, and cell is the fundamental structural and functional unit of organism. अब समझे बेटा इसको. जैसे कोई सेल है बेटा, अभी मैंने बताया आपको ये सेल है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, मैंने समझाया आपको, एक स्मॉल यूनिट है दैट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and plasma membrane maintain the internal environment that differentiate it from the external environment. तो ये जो सेल स्ट्रक्चर बनी है दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. एक स्टेटमेंट है बड़ा प्यारा सा एनसीईआरटी का, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से क्या है, लेस है, मतलब सेल अगर कंप्लीट नहीं है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म या फिर बोल दो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो वो सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं परफॉर्म कर पाएगी. सो वी कैन से दैट एनीथिंग लेस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सो वी कैन से दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर बेटा, ध्यान से ना, क्योंकि सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो फाइनली आपके पास सेल थ्योरी के स्टेटमेंट आ गए. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ओके, अब उसके बाद आती है बेटा सेल थ्योरी का ड्रॉबैक. अब ड्रॉबैक समझना बेटा, इससे भी क्वेश्चन बनता है. जैसे आपने बात की या इन्होंने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल्स के. ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल साइज का है, जैसे छोटा बेबी होता है, जैसे एज इंक्रीज होती है उसकी साइज इंक्रीज होती है, इसका मतलब बॉडी में नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, नई सेल कैसे बनी, हाउ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम. तो इसको एक्सप्लेन जो है सेल थ्योरी नहीं कर पाई. तो सेल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ न्यू सेल्स. वी कैन से दैट इट not explain the arrival of new cells. How new cells arise from, कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इसका ड्रॉबैक हो गया. अब बात करते हैं बेटा, इसके बाद आया फिर आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी. ओके, दैट इज
मॉडर्न सेल थ्योरी, इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर क्वेश्चन आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। एंड मॉडर्न सेल थ्योरी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई रुडोल्फ वर्चो इन 1955, सॉरी ये इसके नीचे मेंशन करते हैं। पहले समझो बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी इज proposed by Rudolf Virchow. So what is modern cell theory and what is the basic statements of the modern cell theory? So we can say that modern cell theory is modified cell theory, और इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की? रुडोल्फ वर्चो ने, और ये बात है आपकी 1855 की। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओमनीज सेलुला E cellula, that is modern cell theory, and it means new cells arise from pre-existing cells, that is modern cell theory। इसका मीनिंग क्या है समझना बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग क्या है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, लाइक दिस, that is the mother cell and it divide into two cell, so these are the new cells and that is the pre-existing cell। So cell arise from the pre-existing cell by the division। जो आपको डिटेल में स्टडी करना है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल कैसे परफॉर्म होता है, कैसे सेल डिवाइड होती है, कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी मॉडर्न सेल थ्योरी की। इंपॉर्टेंट है बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो। मॉडर्न सेल थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड सेल लीनिएज थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन। फालतू बातें हैं, पहले पूछी जाती है, आजकल नहीं आती हैं, आपको केवल ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये बात होगी किसकी बेटा? आपकी सेल थ्योरी की। तो आपने बेसिकली ये समझ लिया कि व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब बात करते हैं कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा अब स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में। ये तो केवल बेसिक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट थे, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। अब यहाँ पर सेल की अपन स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द सेल। तो आपने क्या स्टडी किया? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है दैट इज द वायरस। और आप जानते हो वायरस एक एक्सेप्शन ही है। वायरस लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जो है वो ट्रू सेल नहीं है बेटा, ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं है। वाई? बिकॉज इट लैक द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें आएंगी आगे, वायरस की स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अपन फोकस करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जो स्ट्रक्चरल बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो सेल में देखो क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, एंड देयर आर मैनी अदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन द सेल दैट इन्वॉल्व इन द मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो इट कंसिस्ट सेल ऑर्गेनल्स, सेलुलर स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखो बेटा, ये दो टाइप की होती हैं। यू प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, prokaryotic cell organization and eukaryotic cell organization. What is the difference between prokaryotic cell organization and eukaryotic cell organization? In prokaryotic organization, pro means primitive or ancient and karyon means nucleus. So we can say that if cell consists a primitive nucleus, it consists primitive nucleus that lack nuclear membrane, that is called prokaryotic cell organization. So prokaryotic cell organization consists the primitive type of nucleus that lack the nuclear membrane. Nucleus is not surrounded by the nuclear membrane, so it is called the primitive nucleus or nucleoid.
इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा अभी, यू मीन्स वेल डेवलप्ड and carrion means nucleus. So eukaryotic cell consists well defined, well developed nucleus, well developed nucleus that is surrounded by nuclear membrane, nuclear membrane. So we can say that is the prokaryotic cell, that is cell membrane. विद इन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। यहाँ कौन है बेटा, साइटोप्लाज्म है, और ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। एंड इन यूकैरियोटिक सेल द बेसिक डिफरेंस इज यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट सेल मेम्ब्रेन बट ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द न्यूक्लियस। सो इट इज प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है बेटा, ये केवल बेसिक डिफरेंस बताया है, बाकी देर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो अपन एक एक करके जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी तब इसमें कम से कम 20-25 स्ट्रक्चर डिफरेंस अपन बात करेंगे। सो सेलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोटिक सेलर ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिक डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, यही बता रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो आपका किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर में अपन बेटा पहले प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में लेंगे, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को अपन डिटेल में लेंगे। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में इस चैप्टर की शुरुआत अब होती है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में अपन सेल की स्ट्रक्चर पे चलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, देन फाइनली डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये बात होगी आपकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो बिल्कुल सिंपल है, जहां से नीट में लगभग 2 क्वेश्चन अकेली प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, और इसकी स्टडी के लिए अपन एक बैक्टीरियल, टिपिकल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो अगला टॉपिक जो है अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।